पेज नंबर 15.22 ऑफ आरडी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड all pairs of consecutive odd positive find all pairs of consecutive odd positive integers comma both of which are smaller than 18, both of which are smaller than 18 comma such that their sum is more than 20, such that their sum is more than 20. Such that their sum is more than 20. अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर को x मानता हूँ तो दूसरा जो ऑड इंटीजर है वो क्या हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर मैंने एक को x माना तो दूसरा हो जाएगा x+2। ठीक है, तो x और x+2 हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, मतलब x भी 18 से छोटा है और x+2 भी 18 से छोटा है। ठीक है, such that their sum is more than 20, such that their sum is more than 20। तो मेरे को ये जो दो तीन कंडीशंस दे रखी हैं, इन दोनों तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। किस तरह से करेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पर नोट करेंगे कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम ये कहेंगे लेट अ पेयर ऑफ consecutive odd positive let a pair of consecutive odd positive integer be x and x+2। मतलब पहले जो ऑड नंबर है उसको मैंने x मान लिया और दूसरे वाले को मैंने मान लिया x+2। तो पहला x है और दूसरा x+2 है। इन्होंने बोला बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, मतलब x भी 18 से छोटा है और जो उससे जस्ट अगला जो ऑड नंबर है x+2। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि अगर मेरे पास पहला ऑड नंबर 11 है ना, तो जो दूसरा ऑड नंबर है वो क्या हो जाएगा 11+2 यानी कि 13 होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी मैं एक ऑड नंबर लेता हूँ उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो सीधी सीधी बात है कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब यानी कि जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो आ जाएगा मेरे पास। तो आप इसमें देखिएगा कि हमारे पास एक ऑड नंबर x है तो दूसरा x+2 ले लिया मैंने, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। तो मैं यहाँ लिखूंगा एज पर क्वेश्चन ये जो x है x भी 18 से छोटा है एंड x+2 इज लेस देन 18। ये जो x+2 एंड है, एंड का मतलब ये भी 18 से छोटा होना चाहिए और ये भी 18 से छोटा होना चाहिए दूसरे वाला। तो x+2 x इज लेस देन 18 एंड x+2 इज लेस देन 18। तो यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे तो x इज लेस देन 16। तो दो चीजें आ गई, एक तो आ गया कि x 18 से छोटा होना चाहिए और एक आ गया x 16 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में कौन सी चीज कॉमन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं कहूँ कि x 18 से छोटा है तो जरूरी नहीं है कि वो 16 को सेटिस्फाई करे, क्योंकि 18 से छोटा तो 17 भी होता है। तो अगर मैं कह दूं कि x 16 से छोटा है तो 16 से छोटा क्या 15, जस्ट छोटा मैंने कहा 15। तो 15 जो है वो क्या है, वो 18 से भी छोटा है। तो इसका मतलब x इज लेस देन 16, ये सही इसका सॉल्यूशन है कि x इज लेस देन 16। तो पहली चीज तो इन्होंने ये दे दी हमको, ये जो क्राइटेरिया दे रखा था इसका सॉल्यूशन ये आ गया कि x इज लेस देन 16, x 16 से छोटा होना चाहिए। ठीक, यहाँ से एक चीज हो गई कि x 16 से छोटा होना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 20।
कि दोनों का जो सम है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक चीज तो ये आ गई कि x इज लेस देन 16। एक कंडीशन तो ये आ गई, इसको बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली ये हो गई x इज लेस देन 16 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20, यानी कि x प्लस 2 इन दोनों का जो सम है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 20, है ना भाई। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 2 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 20। यहां से मैं क्या कर सकता हूँ कि 2x इज ग्रेटर देन 20 माइनस 2, मतलब 2x इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो क्या आ गया, ये जो दूसरी वाली कंडीशन इन्होंने दी है, इस दूसरी वाली कंडीशन से क्या समझ में आता है, 2x इज ग्रेटर देन 18, तो इसको 2 को इधर ले जाओ, तो x इज ग्रेटर देन 18 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x इज ग्रेटर देन 9। ये आ गया x इज ग्रेटर देन 9। किसको बोलेंगे बेटा हम, इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों कंडीशन जो दे रखी हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में एंड आना चाहिए। x 9 से बड़ा हो और x 16 से छोटा हो। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we conclude that x should be greater than 9 and should be less than 16, therefore x belongs to, वो 9 और 16 के बीच में होना चाहिए। तो हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैं इसको लिखूं x बिलोंग्स टू 9,16, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। वो जब भी लिखा जाता है ना 9,16 ब्रैकेट लगाकर जो लिखा जाता है, उसका मतलब ये है कि उसके बीच के 9 और 16 के बीच के हमने सारे नंबर ले लिए, और वो यूज करा जाता है हमेशा रियल नंबर्स के केस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पूछ रहे हैं, हमें सारे के सारे पेयर निकालने हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पेयर निकालने हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर के। तो एक तो 9 से बड़ा होना चाहिए, वो ऑड नंबर जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, और 16 से छोटा होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ऑल पॉसिबल ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या क्या। पहला तो 9 तो नहीं हो सकता, 9 भी एक ऑड नंबर है, लेकिन 9 नहीं हो सकता। 9 से अगला ऑड नंबर क्या है, 11 है, 11 हो गया, और 11 से जस्ट बड़ा क्या हो गया बेटा, 13। भाई क्या क्या है, पहला x ले लिया, तो अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो 11 और 13। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, 11 के बाद अगला क्या आता है, 13, और 13 प्लस 2 क्या है, 15। 13 और 15, इसके बाद अगर मैं लूंगा अगला, अगर मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ 13 के बाद में 15 ले लेता हूँ, तो 15 से अगला 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। तो वो जो 15 प्लस 2 17 हो जाएगा वो इस 16 से बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास बस ये दो ही पेयर पॉसिबल है। समझ गए कि नहीं, बताओ, बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कि 11 13 13 15। ठीक, हाँ, और भी कुछ इसमें लिया जा सकता है क्या, सोच कर बता दो। नो सर। एक मिनट रुकिए जरा। दोनों जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 18 से छोटे होने चाहिए। पहली कैटेगरी ये कहती है कि दोनों पॉजिटिव, दोनों ऑड नंबर जो हैं वो आपके 18 से छोटे होने चाहिए, दोनों 18 से छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हाँ तो सर 15 और 17 वाला पेयर भी आ 15 और सकता है। 17 भी हो जाएगा, 15 और 17 भी हो जाएगा। उसका रीजन पता है क्या है, कि देखिए x लाई कर रहा है 9 और 16 के बीच में, x लाई कर रहा है। ठीक, तो x प्लस 2 कहाँ लाई करेगा, x प्लस 2 तो 11 और 18 के बीच में लाई करेगा। समझ रहे हैं, x तो हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है,
तो अगर मैं कहूं कि ये x इज ग्रेटर देन 9 है और लेस देन 16 है, तो थ्रू आउट आप 2 ऐड कर दीजिए। तो 9 प्लस 2, इधर बीच में क्या हो गया x प्लस 2, और इधर क्या हो गया 16 प्लस 2। तो ये 11, x प्लस 2 जो है 11 और 18 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मैं 15 और 17 भी ले सकता हूँ। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देवशी, दीपांशी, अर्जुन, अंश, यस हर्षित, सर। हर्षित, कृति। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अगर ये एग्जाम्पल नंबर 1 था हमारा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, फिर अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इवन की बात हो रही है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ find all pairs of consecutive even positive integers, comma, both of which are larger than 8, both of which are larger than 8। सभी को दिखाई दे रहा है ना? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers, both of which are larger than 8, comma, such that their sum is less than 25, such that their sum is less than 25, such that their sum is less than 25। इन दोनों का सम जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन में भी तो वही होता है। आप ये देखो कि अगर मैंने एक इवन नंबर 4 ले लिया, तो अगला इवन नंबर कैसे आएगा? 4 में आप 2 ऐड कर दीजिए, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर भी अगर मेरे को लेने हैं ना कॉन्जिक्यूटिव वाले, तो अगर मैं एक को x लेता हूँ, तो अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट करें, लेट 2 consecutive even positive integers be x and x plus 2। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आपने क्या मान लिया? एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया x प्लस 2। ठीक है, और वो बोल रहे हैं बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8 गिवन x is greater than 8 and x plus 2 is greater than 8। x is greater than 8 and x is greater than क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? जो 6 से बड़ा है, क्या वो 8 से बड़ा होगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि 6 से बड़ा होता है 7। तो 7 जो है वो 8 से बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर मैं 8 से बड़ा ले लूं, तो 8 से बड़ा होता है 9, तो वो 9 तो 6 से भी बड़ा होगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन 8। ये हो गई हमारी इन इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरी है सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। गिवन एक चीज और दे रखी है कि इन दोनों का सम जो है वो 25 से छोटा है। तो x प्लस 2 इज लेस देन 25। इन दोनों का सम 25 से छोटा। तो ये हो गया 2x प्लस 2 इज लेस देन 25। तो 2x इज लेस देन 25 माइनस 2 करा 23।
तो x इज लेस देन 23/2, 2 1 जा 2, और ये कितना हो जाएगा 11.5। तो x इज लेस देन 11.5। 11.5 से छोटा होना चाहिए, 8 से बड़ा और 11.5 से छोटा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x is greater than 8 and less than 11.5। x is greater than 8 and less than 11.5। तो x तो 8 से बड़ा होगा और 11.5 से छोटा होगा। तो वो बोल रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम बोलेंगे देयरफॉर all possible pairs of even positive इंटीजर्स आर 8 से बड़ा। 8 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा? 8 से बड़ा इवन नंबर होगा बेटा 10, है ना? तो 10 हो गया, और 10 से अगला क्या हो जाएगा इवन नंबर 12, ये 12 हो गया। अब आप ये देखिए, उन्होंने बोला कि बोथ ऑफ विच, उन्होंने बोला था कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, तो दोनों ही 8 से बड़े हैं ना, 10 भी और 12 भी, ठीक। और एक सच दैट देयर सम इज लेस देन 25, 10 और 12 का सम 22 होता है, तो 25 से छोटा ही है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगर मैं अगला ले लूं, अगर मैं अगला इवन नंबर लूंगा, 12 ले लिया मान लीजिए मैंने 12, तो 12 के बाद बेटा अगला हो जाएगा 14, और 12 और 14 क्या होता है, 12 और 14 हो जाएगा 26, तो वो 25 से बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है यहाँ पर 10, 12, इसके अलावा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, दोनों का 8 से बड़ा होना जरूरी है। तो 8 से बड़ा तो इवन इंटीजर क्या होगा 10 ही होगा, और 10 से अगला कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 12 होगा। तो 10, 12 ही है इसका बस आंसर। बता दीजिए, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, चलिए sir. ठीक है बेटा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट the cost and revenue functions the cost and revenue functions of a product are given by कैपिटल C, ब्रैकेट में डाल दीजिए x, मतलब x वेरिएबल है यहाँ पर, cx इज इक्वल टू 2x प्लस 400 2x plus 400 and Rx is equal to 6x plus 20 respectively. 6x plus 20 respectively, comma, where x is the number of items produced, where x is the number of items, where x is the number of items produced by the manufacturer. X is the number of items produced by the manufacturer. Full stop. How many items the manufacturer must sell? How many
items the manufacturer must sell how many items the manufacturer must sell to realize some profit, to realize some profit. देखिएगा यहाँ पर ना कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन ये समझने की जरूरत है आपको। देखो ये ऐसा होता है, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक मैन्युफैक्चरर है, वो कोई चीज उसकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, वो कोई चीज बना रहा है, तो अगर वो कोई चीज बना रहा है तो उसको बनाने में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है, तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है बनाने में। तो ये कहलाएगा सी एक्स। एक्स का मतलब ये है नंबर ऑफ आइटम्स, के कितने आइटम वो बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फैक्ट्री में पेंसिल बन रही है तो कितनी पेंसिल्स बना रहा है वो तो दे रखा है एक्स। तो अगर उसको 10 पेंसिल बनानी है तो 2 × 10, एक्स की जगह 10 डाल देंगे, 2 × 10 कितना हो गया 20, 20 + 400 420। मतलब 10 पेंसिल बनाने में उसका जो कॉस्ट आ रहा है, उसको जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है वो 420 रुपीज आ रहा है। और फिर रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, रेवेन्यू फंक्शन हो गया 6 × 10, 6 × 10 हो गया 60, 60 + 20, 60 + 20 कितना हो गया 80। मतलब 10 पेंसिल बेचने के बाद उसके पास पैसा कितना आ रहा है 80 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अरे 10 पेंसिल बनाने में तो 420 रुपए की कॉस्ट आई और उसको बेचने के बाद में पैसा कितना आया सिर्फ 80 रुपीज। तो इस तरह से तो मैन्युफैक्चरर को लॉस हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर को पेंसिल 10 पेंसिल बनाने में कुछ कॉस्ट आ रही है ना, तो वो जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन इज जस्ट लाइक कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, तभी मैन्युफैक्चरर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। वो कितने आइटम बेचे ताकि थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट उसको आ जाए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट कब आएगा, जब हम ये कहेंगे कि जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज्यादा हो गया। रेवेन्यू मतलब सामान सामान बेचने के बाद में जो पैसा मिलता है वो कहलाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में से कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस जो है उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बचता है वो बचता है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए, वो टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब हमारा ये कहा जाएगा कि प्रॉफिट हुआ, नहीं तो लॉस हो जाएगा। समझ गए। तो रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और कॉस्ट फंक्शन कम होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरह से करेंगे इसको। इधर ये है टू रियलाइज सम प्रॉफिट, टू रियलाइज सम प्रॉफिट रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, सामान बेचकर जो पैसा आया वो ज्यादा आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नहीं तो हम कहेंगे कि कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें। चलिए, तो रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू हमारा दे रखा है इन्होंने आर एक्स, और बेटा कॉस्ट कितना दे रखा है सी एक्स। इनकी वैल्यू डालिए, आर एक्स कितना है 6x + 20 और 6x सी एक्स कितना है 2x + 400। अब 2x को इधर ले आओ, 6x - 2x और 20 को इधर ले जाओ, 400 - 20, ये हो गया 4x इज ग्रेटर देन 380। 4 को यहाँ ले जाओ डिनोमिनेटर में, 380/4, तो 4 9 36, 38 - 36 कितना हो गया, 38 - 36 2 हो गया, 2020, 4 5 20। तो वो बोल रहे हैं हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल, तो उसको आइटम्स जो है वो 95 से ज्यादा अगर वो आइटम्स बेचेगा तब उसको प्रॉफिट आना शुरू होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, समझ गए सभी बच्चे। सर इसको बस ऐसे ही करना यस है? सर। यस बस सर। यही हो गया। बस इसके बाद में आप लिख देंगे कि उसको एटलीस्ट 95 आइटम्स जो हैं वो बेचने पड़ेंगे, 95 से थोड़ा सा ज्यादा बेचने पड़ेंगे तब उसको कुछ प्रॉफिट आएगा। मैं लिख देता हूं इसको, आप लिखें यहाँ पर
यहाँ पर आप लिख दीजिए हेंस द मैन्युफैक्चरर, hence the manufacturer must sell more than 95 items to realize some profit. वो 95 आइटम्स से उसको थोड़ा सा ज्यादा बेचने पड़ेंगे, तब जाकर थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट आएगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। समझ गए बेटा सभी बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, यस चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है IQ of a person is given by the formula IQ of a person is given IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA upon CA into 100 is given by the formula IQ is equal to MA upon CA into 100, MA upon CA into 100. Comma, where MA is mental age, where MA is mental age and CA is chronological age. MA is mental age and CA is chronological age. ये मेंटल एज वो होती है कि जैसे मान लीजिए हम अगर ये बोलते हैं कि हम जो बातें करते हैं, हमारी एज भले ही 10 साल है, लेकिन हम जो बातें करते हैं हमारी बातें ऐसा लगता है जैसे कि कोई 15 साल का बच्चा बात करता हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब जो सचमुच में जो हमारी एज है वो तो 10 साल है। तो जो एक्चुअल में जो हमारी एज होती है, जो हम नंबर ऑफ ईयर्स में काउंट करते हैं कि 10 साल, 11 साल या 12 साल, तो वो जो हमारी एक्चुअल एज है दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। और उसके अलावा एक्चुअल एज तो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। और जो हम बिहेव करते हैं, जैसा कि हमारा माइंड एक्ट करता है, तो वो जो हमारी एज है दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। ठीक, तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज MA अपॉन CA इंटू 100 करेंगे तो हमारा IQ आएगा। तो इन्होंने बोला कि IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो IQ का तो ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में वो बोलते हैं इफ if 80 is less than equal to IQ is less than equal to 140 for a group of 12-year children. For a group, बेटा दिखाई तो दे रहा है ना सबको? यस सर। For a group लिखा है ये लास्ट में। For a group of 12-year children, comma, find the range of their mental age. Find the range of their mental age. ये IQ हमको दे रखा है, IQ हमको दे रखा है कि 80 से 140 के बीच में लाई करेगा। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी बच्चों की, और एक बच्चों का ग्रुप है जो 12-12 साल के बच्चे हैं सब, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आप उनकी मेंटल एज की जो रेंज है वो फाइंड आउट करिए। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा। लेट द
मेंटल एज ब्रैकेट में लिख रहा हूं MA BX ईयर्स, BX ईयर्स, ठीक है। मेंटल एज हो गई हमारी X ईयर्स। चलिए, तो अब 80 इज लेस देन इक्वल टू IQ जो है, IQ का फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख दिया MA अपॉन CA इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है, हमें ये दे रखी है रेंज कि IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 140, ये दे रखा है। तो अब मैंने IQ का जो फॉर्मूला है MA अपॉन CA इंटू 100 ये डाल दिया, IQ की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करेंगे, 80 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज यानी कि MA को मैंने क्या माना था X, तो लिखिएगा X अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन्होंने दे रखा है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन। तो 12 ईयर चिल्ड्रन तो 12 साल उनकी सचमुच में जो एज है वो 12 साल है, तो 12 ईयर जो है वो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। तो CA की जगह आप लिख देंगे 12 इंटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140, ये हो गया। अब देखिएगा कि आप थ्रू आउट इसमें क्या करें, 12 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, 100 ये 100 और ये अपॉन में 12 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं ताकि यहाँ पर केवल x बचे। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 100 इज लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 12 अपॉन 100। सभी को इतना समझ में आ गया, बताइए बेटा, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो काट दिया, ऐसे ही ये वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया, 100 से 100 कट गया, 12 से 12 कट गया, बीच में केवल x बचा, और x क्या है, x ही तो मेंटल एज है। तो 12 8 96, 96 अपॉन 10 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12 इंटू 14, 12 4 48, 4 कैरी, 12 1 12 और 4 16, 6 168 अपॉन 10। तो बेटा ये क्या होगा, ये आ जाएगा 9.6, ये आ जाएगा 16.8। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9.6 एंड लेस देन इक्वल टू 16.8। तो ये मेंटल एज की रेंज हो गई। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सभी बच्चों क्लियर है ना? चलें फिर आगे। अरे बताओ भाई, सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर यस सर। चलिए जी, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूँ फिर मैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इन द फर्स्ट 4 पेपर्स in the first 4 papers, each of 100 marks, in the first 4 papers, each of 100 marks, comma, Rishi got in the first 4 papers, each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 95, 72 क्या ये एनसीईआरटी वाले बेटा? एनसीईआरटी के नहीं, आरडी के हैं। आरडी के एग्जांपल करा रहा हूँ, बताया तो था, इधर लिखा भी था मैंने। सर। In the first 4 papers, each of 100 marks, comma, Rishi got 95, 72, 73,
comma 83 marks, full stop. If he wants an average of greater than or equal to 75, if he wants an average of greater than if he wants an average of greater than or equal to 75 marks, greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, comma, find the range of marks, comma, find the range of marks he should score in the fifth paper. He should score in the fifth paper. He should score in the fifth paper. तो देखिएगा क्या दिया है इसमें इन्होंने बोला है इन द फर्स्ट 4 पेपर्स। मतलब हमने ये कहा कि जैसे कि आप लोग अभी 10th क्लास में थे, इससे पहले 11th से पहले, तो जैसे कि 10th क्लास में भी आपने देखा कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो 5 ही थे, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। ठीक है, तो ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स थे। तो अब हम ये कहते हैं कि इसी तरीके से 5 सब्जेक्ट्स को मेन सब्जेक्ट्स मान लिया जाता है। उनमें से 5 में से जो पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऋषि के 100 में से नंबर आते हैं 95, 72, 73 और 83। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स, एवरेज जो है, एवरेज निकालने का एक तरीका होता है। सर आपका वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, एवरेज निकालने का एक तरीका होता है कि हम अगर मान लीजिए किसी भी चीज का एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो हमें सब चीजों को, मान लो मैं 10 चीजों का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं 10 के 10 टर्म्स को ऐड करूंगा और डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं तो मैं पांचों नंबरों को ऐड करूंगा और डिवाइड बाई 5 कर दूंगा। तो ये हमारा तरीका होता है एवरेज निकालने का। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसके एवरेज जो है, एवरेज मार्क्स, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 आ जाए और लेस देन 80 आ जाए। तो इसके लिए 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उसके आने चाहिए, है ना, ये चीज पूछी जा रही है यहाँ पर। तो हम ये कहते हैं let the marks in the 5th subject be x. Let the marks in the 5th subject be x. तो 5वें सब्जेक्ट में हमने मान लिया कि मार्क्स उसके कितने आए, x आ गए। तो कैसे मिलेंगे नंबर, मतलब एवरेज कैसे निकाला जाएगा, सबको ऐड कर दो, 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83, 1 2 3 4 और 5वां सब्जेक्ट में x मार्क्स हैं, डिवाइड बाई 5। ये पूरा टर्म जो है ये उसके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। ये एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 एंड लेस देन 80, ये होना चाहिए। तो अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, इन सबको पहले तो ऐड कर दो। तो मैंने बोला ये हो गया 75 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 2 7 प्लस 3, 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 9 10 प्लस 7 17 प्लस 7 24 प्लस 8 32, 323 प्लस x अपॉन 5 इज लेस देन 80, ये आ गया।
ये करने के बाद में ये डिनोमिनेटर का 5 हटाना चाहता हूँ, तो थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 5, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 323 प्लस एक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज लेस देन 80 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो गया। यहाँ इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37 लेस देन इक्वल टू 323 प्लस एक्स इज लेस देन 400। फिर क्या करिए, सब्ट्रैक्ट 323 थ्रू आउट। 323 थ्रू आउट मतलब पूरे में से आप 323 को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि बीच में केवल x बचे। तो तीनों में से आप इधर वाले में से भी, इधर वाले में से भी, इधर में तीनों में से 323 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 375 माइनस 323 इज लेस देन इक्वल टू 323 प्लस x माइनस 323 इज लेस देन 400 माइनस 323। ये 323 से ये 323 कैंसिल। 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और इधर बचा x लेस देन 400 माइनस 323। तो 10 माइनस 3 हो गया 7, और इधर बचा हमारे पास 9 माइनस 2 हो गया 7। ठीक, तो उसके 5वें सब्जेक्ट में नंबर कम से कम 52 आने चाहिए और 77 से कम आने चाहिए, तब उसका टोटल जो एवरेज है वो उसका 75 से ज्यादा और 80 से कम के बीच में रेंज में लाई करेगा। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। बस जी, इतना इतना कर लीजिए आज, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, ट्राई करना उनको, ठीक है? सर कल कोई क्लास है? नहीं बेटा, कल कोई क्लास नहीं, कल कोई क्लास नहीं, कल का ऑफ रखेंगे। थैंक यू सर। और मैं नेक्स्ट वीक में जो भी बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा था, तो उन बच्चों के लिए नेक्स्ट वीक में मैं सेट की एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, बता दूंगा, ठीक है? Thank you, sir. चलिए जी, ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।